नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेच्युटी स्कीम की। प्रोनाउंसिएशन ग्रेच्युटी की ग्रेच्युटी भी हो सकती है, ग्रेट्युटी भी हो सकती है, दोनों तरह से ठीक है। दोस्तों, ग्रेट्युटी एक लॉयल्टी रिवॉर्ड है, यानी कि लंबे समय तक जब आप एक कंपनी के साथ काम करते हैं, चाहे वो कंपनी सरकारी हो या प्राइवेट हो, चाहे वो कोई एक आम दुकान हो, कोई माइनिंग फर्म हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब लंबे समय तक आप उसके साथ काम करते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम पर आपको इनाम के रूप में दी जाने वाली राशि ग्रेच्युटी कहलाती है। ग्रेच्युटी किस तरह से प्रोविडेंट फंड से अलग है, क्या इसके अलग से नॉमिनेशन के रूल्स हैं, कैसे आप ग्रेच्युटी को सही से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ग्रेच्युटी मिलने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आपकी मिनिमम सर्विस का टाइम 5 साल होना चाहिए। 5 साल से पहले डेथ केस के अंदर तो आपको ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन डेथ केस के अलावा कोई भी कंडीशन हो आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ग्रेच्युटी के अंदर और प्रोविडेंट फंड के अंदर मेन जो एक डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई यानी कि मालिक और नौकरी करने वाला दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करती हैं, तब वो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट बनता है। लेकिन ग्रेच्युटी के अंदर सिर्फ एम्प्लॉयर यानी कि मालिक ही कंट्रीब्यूट करता है, वही पैसा डालता है, तब वो ग्रेच्युटी अमाउंट बनती है। इसमें एम्प्लॉय की जेब से एक पैसा भी नहीं जाता। ये एक लॉयल्टी रिवॉर्ड है जो एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है। दोस्तों, एक नजर डालते हैं ग्रेच्युटी की हिस्ट्री के ऊपर। 1972 से पहले यानी 1972 से पहले कोई कंपल्शन नहीं थी किसी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अपने एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी दे। लेकिन 1972 के अंदर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि कोई भी कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास किसी भी एक दिन 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज ने काम किया हो, उसके लिए ग्रेच्युटी देना अपने एम्प्लॉयज को जरूरी है। यहां यह जान लेना जरूरी है कि 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी जिस कंपनी में एक भी दिन के लिए, यानी मान लीजिए एक दिन के लिए उस कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 10 थी, उसके बाद उसने हटा दिए, उससे पहले 9 कर्मचारी काम कर रहे थे, 10वां एक दिन के लिए रखा गया, उसके बाद उसने फिर से हटा दिया, लेकिन एक दिन के लिए तो 10 कर्मचारी उस कंपनी में काम कर रहे थे, तो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर वो कंपनी आ जाती है। उसके लिए अपने एम्प्लॉयज को, अगर उस एम्प्लॉयज ने 5 साल काम किया है तो ग्रेच्युटी देना कंपल्सरी बन जाता है। दोस्तों, ग्रेच्युटी स्कीम काम कैसे करती है, थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। जब भी कोई कर्मचारी एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, वो कंपनी सरकारी हो या प्राइवेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी कोई कर्मचारी ज्वाइन करता है वो ऑटोमेटिकली ग्रेच्युटी स्कीम का हिस्सा बन जाता है, बशर्ते वो उसकी जो एलिजिबिलिटीज हैं बाद में उसको पूरा करे। ऑटोमेटिकली वो ग्रेच्युटी स्कीम का हिस्सा बन जाता है। इसके लिए कोई अलग से पेपर वर्क करने की आवश्यकता उसे नहीं होती। जो कंपनी का मालिक है वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उस ग्रेच्युटी फंड के अंदर लगातार कंट्रीब्यूट करता रहता है। रिटायरमेंट के टाइम पर वो ग्रेच्युटी अमाउंट उसके एम्प्लॉय को मिलती है। इसके लिए जो मेन शर्त है वो ये है कि 5 साल तक एम्प्लॉय ने लगातार काम किया हो, कॉन्टिन्यूस वर्क, कॉन्टिन्यूस जॉब ऑफ 5 ईयर्स। इसमें ब्रेक जॉब नहीं इंक्लूड की जाएगी, यानी मान लीजिए किसी ने 4 साल काम किया, उसके बाद 6 महीने तक वो नौकरी छोड़ दी, उसके बाद फिर से ज्वाइन करके वो चाहे 2 साल भी काम करे, लेकिन वो 4 + 2 6 साल नहीं गिने जाएंगे। लगातार 5 साल अगर किसी ने काम किया है तो वो पर्सन ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर अपने ग्रेच्युटी की डिमांड उस मालिक से कर सकता है। ये मालिक के लिए देना कंपल्सरी होगा। ग्रेच्युटी एक लंप सम अमाउंट के रूप में मिलती है। ये पेंशन की तरह आपको हर महीने नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक लंप सम अमाउंट के अंदर आपको मिलती है, यानी एक मुश्त पैसा आपको दिया जाता है। इस पैसे को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये आगे चलकर हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एक नजर डालते हैं ग्रेच्युटी के मेन फीचर्स के ऊपर। सबसे बड़ा फीचर है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट वो वॉलंटरी रिटायरमेंट भी हो सकती है, वो टाइमली रिटायरमेंट भी हो सकती है, यानी 5 साल का जॉब पूरा होने के बाद अगर आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहे हैं तो भी ग्रेच्युटी के सेम रूल्स अप्लाई होंगे। और अगर आप अपनी उम्र के मुताबिक रिटायर हो रहे हैं 60 साल में, 65 साल में, जिस भी संस्था का जो रिटायरमेंट एलिजिबिलिटी है उस उम्र में आप रिटायरमेंट ले रहे हैं तो भी ग्रेच्युटी के रूल्स सेम तरीके से अप्लाई होते हैं।
इसके अलावा आप रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, उसमें भी अगर आप 5 साल पूरे कर चुके हैं तो भी ग्रेच्युटी के रूल सेम अप्लाई होंगे। अगर किसी कारणवश कंपनी द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको निकाला जाता है तब भी ग्रेच्युटी तो कंपनी को आपको देनी ही पड़ेगी। 5 साल पूरे होने से पहले अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है या किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है और वो कर्मचारी फर्दर काम करने लायक नहीं रहता, तो ये मिनिमम 5 साल का जो क्राइटेरिया है यहां पर काम नहीं करेगा। इसके बावजूद के कर्मचारी को 5 साल लगातार नहीं हुए हैं काम करते हुए, डेथ केस में और फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी के केस के अंदर मालिक के लिए कंपलसरी होगा कि वो कर्मचारी को ग्रेच्युटी दे। इसलिए जो 5 साल का क्राइटेरिया है वो डेथ केस और फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी को छोड़कर जो सभी केसेस हैं उन्हीं में लागू होता है, डेथ केस के अंदर लागू नहीं होता। दोस्तों यहां यह भी जान लें कि कोई जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, यानी कि जिनको पर्टिकुलरली रखा गया है कि आपका काम 2 साल का है, आपका काम 4 साल का है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी होते हैं। अगर कोई वर्कर, कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, पर्टिकुलर टाइम के लिए या पर्टिकुलर काम पूरा करने के लिए उसे रखा गया है, तो वो भी ग्रेच्युटी के अंदर कवर होता है। उसके लिए जो 5 साल मिनिमम कॉन्टिन्यूस जॉब का क्राइटेरिया है वो लागू नहीं होता, उसे उससे पहले ही वो ग्रेच्युटी अमाउंट मिलेगा। दोस्तों जो वर्किंग जर्नलिस्ट की कैटेगरी है उस केस के अंदर 3 साल मिनिमम कॉन्टिन्यूस जॉब का क्राइटेरिया रहेगा। बाकी सभी तरह की जॉब्स के अंदर मिनिमम जो टाइम पीरियड है कॉन्टिन्यूस जॉब का वो 5 साल, लेकिन जर्नलिस्ट की जॉब के अंदर ये क्राइटेरिया 3 साल का है। दोस्तों अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि ग्रेच्युटी को आखिर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, सही सटीक अमाउंट उसकी आप कैसे पता करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसको 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी कि जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर होती हैं, दूसरी वो कंपनीज जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होती हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर जो कंपनीज कवर होती हैं उनमें ग्रेच्युटी को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ते हुए हम आपको सीधा एक फॉर्मूला बताते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26। जितने साल आपने नौकरी की है वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी, ये जो लास्ट ड्रॉन जो भी आपको आखिरी सैलरी मिली है वो कितनी अमाउंट है उसकी। ये कोई मैटर नहीं करता कि उससे पहले आपकी पोस्ट क्या थी, आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपकी सैलरी उससे पहले ज्यादा थी या उससे पहले आपकी सैलरी कम थी, लेकिन जिस भी पद पर आप लास्ट सैलरी जो ले रहे थे, जो लास्ट मंथ आपको सैलरी मिली थी रिटायरमेंट से पहले या निकाले जाने से पहले, जब भी आपने वो कंपनी छोड़ी है उससे पहले जो आखिरी सैलरी आपको मिली थी उसका अमाउंट यहां पर भरा जाएगा। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी इनटू 15, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आपको 26 से डिवाइड करना है। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा कि इतनी आपको ग्रेच्युटी अमाउंट मिलेगी। इसके अंदर कुछ कंडीशंस है वो आगे चलकर बताते हैं। इतनी आपको ग्रेच्युटी अमाउंट मिलेगी। यहाँ 26 इसलिए लगाया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट हैं उनमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ 26 होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन कवर नहीं होती है उनमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज 30 माने जाते हैं। इसलिए एवरेज वेजेस कैलकुलेट करने के लिए आप ये 26 यहां पर इसे डिवाइड किया जाता है। यहां एक चीज और खास ध्यान रखने वाली है, ये तो जरूरी नहीं है कि किसी ने हमेशा 8 साल 9 साल 10 साल यानी कि एक साल के राउंड फिगर्स में ही किसी कंपनी में काम किया होगा। बहुत बार ऐसा होता होगा कि 8 साल 2 महीने काम किया, 8 साल 8 महीने काम किया है। तो जो महीनों का समय है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। 200 महीनों का समय है उसे कैलकुलेट करने के लिए सीधा है कि अगर आपने 6 महीने यानी मान लीजिए 8 साल 6 महीने काम किया है तो वो आपका 9 साल माना जाएगा, और अगर 8 साल 5 महीने काम किया है तो वो आपका 8 साल माना जाएगा। यानी 6 महीने या उससे ज्यादा के समय को ऊपर की तरफ कर दिया जाएगा प्लस, यानी उसको पूरा साल मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने से एक दिन भी कम काम किया है उस कंपनी के अंदर तो वो जो 5 महीने कुछ दिन का समय है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा।
जो मंथली सैलरी है उसके अंदर जो आपका बेसिक सैलरी है प्लस जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता जो आपको मिलता है, इन दोनों का ही सिर्फ कैलकुलेशन होगा और कोई भी आपको जो कमीशंस वगैरह मिलते हैं वो इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। खास तौर पे ये ध्यान रखें, अभी तक जो हमने बताया है वो कंपनीज उनके बारे में बताया जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर होती हैं। अब बात करते हैं उनकी जो कंपनीज ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होती। दोस्तों इसमें भी फॉर्मूला लगभग वैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल आपने नौकरी की है, इनटू एवरेज मंथली सैलरी इनटू 15 डिवाइडेड बाय 30। यहां दो चीजों का डिफरेंस आता है। पहले हमने किया था लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी, यहां लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी नहीं बल्कि एवरेज मंथली सैलरी, जितना भी समय आपने कंपनी के साथ काम किया है उसमें एवरेज जो आपकी सैलरी रही है उसको अमाउंट को लिया जाएगा, इनटू 15 ही रहेगा और डिवाइडेड बाय 30। यहां वर्किंग डेज जो पर मंथ वर्किंग डेज है वो 30 लिए जाते हैं, उसको 30 से डिवाइड किया जाएगा। पिछली बार हमने देखा था कि नंबर ऑफ ईयर्स कैसे काउंट करने हैं, अगर आपके 6 महीने से ऊपर हैं तो वहां पर पूरा साल गिन लिया जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ उसी साल को साल पूरा माना जाएगा जब आपने 1 साल पूरा काम किया। यानी अगर आपने 8 साल 11 महीने 25 दिन भी काम किया है लेकिन 5 दिन 12 साल में कम पड़ रहे हैं तो भी आपके वो 8 साल ही वर्किंग माना जाएंगे। यानी पूरा 365 दिन का टेन्योर होना चाहिए जब आपने काम किया है, वरना उस पूरे साल को इग्नोर कर दिया जाएगा, कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। एक और डिफरेंस है यहाँ पर, पीछे हमने देखा था कि मंथली सैलरी उसमें था कि बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, लेकिन यहाँ पर बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और कमीशन पेड इफ एनी, कमीशन अगर आपको कोई मिलती है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड करके उसके बाद इस फॉर्मूला को आपने लागू करना है। तो ये कैलकुलेशंस हैं जनरली। अगर आप 5 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, फोर्सफुली आपको एग्जाइल किया जा रहा है उससे, लेकिन अगर 5 साल से पहले डिसेबिलिटी के केस में या फिर डेथ केस के अंदर आपको ग्रेच्युटी मिलनी है तो वो किस तरह से मिलेगी, वो 1 साल से कम पीरियड में अगर आप डेथ केस या डिसेबिलिटी केस में होता है तो बेसिक सैलरी का 2 गुना आपको दिया जाएगा। 1 साल से 5 साल के बीच में अगर होता है तो बेसिक सैलरी का आपको 6 गुना ग्रेच्युटी अमाउंट के रूप में दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो ग्रेच्युटी अमाउंट, चाहे वो एक्ट के अंदर कवर्ड कंपनीज के केस में है, चाहे वो एक्ट के बाहर जो कंपनीज हैं उनके केस में है, एक मैक्सिमम कैप है, इस मैक्सिमम लिमिट है इसका। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड अमाउंट, अगर आपका 40 लाख 50 लाख वो अमाउंट उस कैलकुलेटर से आता है तब वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। इसमें 10 लाख का और 20 लाख का 2 अलग अलग कैटेगरीज है जहां मैक्सिमम कैप है। जो हमारा पे कमीशन है उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिन्हें काफ़ी स्टेट्स ने लागू कर दिया है, लेकिन जिस तरह से मान ले पंजाब ने लागू नहीं किया है, तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर ग्रेच्युटी का रूल अलग अलग हो सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो सेंट्रल एक्ट के अंदर आते हैं या जहां पर पे कमीशन लागू कर दिया गया है जिन स्टेट्स के अंदर, वहां रूल सेम रहेंगे। लेकिन जैसे कि पंजाब जिसने पे कमीशन की हिदायतों को लागू अभी तक नहीं किया है, उसका कोर्ट केस एक पेंडिंग है, वो 2016 के बाद से लेकर के जो लोग रिटायर हुए हैं उनके केसेस में पेंडिंग है। तो इन सब चीज़ों पर अभी गौर करना बाकी है। फिर भी हम आपको एक रूल बताते हैं कि मैक्सिमम कैप के रूल्स क्या हैं। मैक्सिमम कैप का अपर लिमिट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है वो है 20 लाख। 2016 से पहले 1 जनवरी 2016 से पहले ये 10 लाख था। इसी को लेकर मेन डिस्प्यूट है। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उनका मैक्सिमम कैप है 20 लाख रुपए। 29 मार्च 2018 से पहले ये भी 10 लाख हुआ करता था। अब मान लीजिए किसी के ग्रेच्युटी अमाउंट कैलकुलेशंस में तो आती है 25 लाख रुपए, लेकिन उसका मैक्सिमम कैप है 20 लाख रुपए, तो वो एम्प्लॉयर की अपनी मर्जी है, कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो अपने एम्प्लॉय को किसी बोनस में या रिवार्ड में किसी भी रूप के अंदर बाकी जो एक्सेस अमाउंट है अगर वो देना चाहे तो दे सकता है। दोस्तों एक और सवाल जो काफी लोगों के मन में होगा कि क्या एम्प्लॉयर, क्या मालिक ग्रेच्युटी देने से मना कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। बावजूद इसके कि आप एलिजिबल हैं फिर भी एम्प्लॉयर मना कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ खास कंडीशंस हैं। अगर एम्प्लॉयर ने आपको निकाला है नौकरी से और निकाला है आपके मिसकंडक्ट की वजह से, मिसबिहेवियर की वजह से, या आपने उसकी कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, कोई सोशल एम्बेरसमेंट हुई है उसकी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, आपके कारण कोई बहुत बड़े लॉसेज हुए हैं उसकी कंपनी को, जिसे वो प्रूव कर सके, ऐसे कोई मिसबिहेवियर की वजह से अगर आपको निकाला गया है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर उसको प्रूव करने के बाद आपको ग्रेच्युटी अमाउंट देने से इनकार कर सकता है। दोस्तों ग्रेच्युटी अमाउंट को लेकर नॉमिनेशन का भी एक रूल बहुत समझने वाला है।
हम आमतौर पे किसी को भी नॉमिनी कर देते हैं, लेकिन ग्रेच्युटी के अंदर ये दो चीजें आप खास ध्यान रखें। एक तो जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो 1 साल तक, उस ज्वाइनिंग डेट के बाद 1 साल तक आप नॉमिनी नहीं बना सकते ग्रेच्युटी के लिए। सिर्फ 1 साल के बाद ही नॉमिनेशन आप कर सकते हैं, और नॉमिनी भी आप सिर्फ फैमिली मेंबर को कर सकते हैं। आउटसाइड द फैमिली मेंबर अगर आपको नॉमिनी बनाना है, उसके लिए आपको एक स्पेशल साथ में एफिडेविट देना पड़ता है, तब जाके आपके घर से बाहर यानी फैमिली मेंबर से बाहर कोई पर्सन, आपको कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई और रिश्तेदार आपका नॉमिनी बन सकता है। लेकिन अगर आपको फैमिली मेंबर नॉमिनी होगा ग्रेच्युटी के अंदर, तो उसको रकम लेने के समय में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, जो कॉन्टिन्यूस सर्विस की बात है, कॉन्टिन्यूस जॉब की बात है, उसमें एक चीज और ध्यान रखिए जो कि फीमेल एम्प्लॉयज के लिए है, मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव कंडीशन पहले 12 हफ्ते थी, लेकिन अब ये 26 हफ्ते है। यानी कि मैटरनिटी लीव अगर किसी वीमेन ने ली है तो भी वो 26 हफ्ते की लीव भी उसके कॉन्टिन्यूस 5 इयर्स ऑफ सर्विस के अंदर मानी जाएगी। यानी वो उसकी छुट्टी या ब्रेकअप पीरियड नहीं माना जाएगा, कॉन्टिन्यूस सर्विस के अंदर ही मैटरनिटी लीव का पीरियड काउंट किया जाता है। 29 मार्च 2018 से पहले ये जो मैटरनिटी लीव थी ये 12 महीने की मिलती थी, लेकिन 29 मार्च 2018 के बाद ये 26 हफ्ते की आपको मिल जाती है। दोस्तों, आप बात करते हैं ग्रेच्युटी के इनकम टैक्स बेनिफिट्स की। इनकम टैक्स बेनिफिट्स या इनकम टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लायबिलिटीज, ये ग्रेच्युटी के अंदर दोनों तरह से सेम है। यानी आप पुराने टैक्स सिस्टम में रिटर्न्स भरिए या नए टैक्स सिस्टम में रिटर्न्स फाइल करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग भी ग्रेच्युटी अमाउंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दूसरे हैं नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ग्रेच्युटी में मिलने वाली रकम 100% टैक्स फ्री है। ऑल द वे इट इज 100% टैक्स फ्री। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए ये पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में इनकम टैक्स इसका किस तरह से कैलकुलेट होगा, इसके लिए भी आपको इसके अंदर 2 तरह से डिवाइड करना होगा। वो कर्मचारी जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड हैं और वो एम्प्लॉयज जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है। पहले बात करते हैं उनकी जो कवर है ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर। जो कर्मचारी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड हैं उनके लिए 3 पर्टिकुलर आइटम्स हैं। इन 3 आइटम्स में से 3 तरह की कैलकुलेशंस आपको करनी है। इन 3 कैलकुलेशंस की जो आइटम बनेगी, जो रिजल्ट्स आएंगे, उनमें से जो मिनिमम है वो आपके लिए टैक्स का लिमिट होगा। नंबर 1, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, जो आपको असल में ग्रेच्युटी का अमाउंट मिला है। नंबर 2, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था। नंबर 3, ₹20 लाख। 29 मार्च 2018 से पहले 10 लाख था, उसके बाद 20 लाख है। इन 3 चीजों में से यानी असल में जो आपको अमाउंट मिला है वो कम है, या 20 लाख रुपए कम है, या फिर जो फॉर्मूला के मुताबिक आपकी कैलकुलेशन आती है वो कम है। जो इन तीनों में से सबसे कम है वहां तक आपका अमाउंट ग्रेच्युटी का टैक्स फ्री रहेगा। उसके आगे का जो अमाउंट है, उससे एक्सेस जो अमाउंट है, वो आपकी रेगुलर इनकम के अंदर ऐड करके आपको टैक्स लगाया जाए। इसी तरह से जो कर्मचारी कवर्ड नहीं है इस एक्ट के अंदर, उनके लिए भी जो फॉर्मूला है उनकी कैलकुलेशन का, यानी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इनटू एवरेज मंथली सैलरी इनटू 15 डिवाइडेड बाय 30, इस फॉर्मूला के अंदर जो अमाउंट बनेगा वो, या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या फिर 20 लाख या 10 लाख रुपए, जो भी इन 3 आइटम्स में से मिनिमम है उस अमाउंट तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, उसके एक्सेस अमाउंट पर आपको टैक्स लगेगा। दोस्तों, अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोविडेंट फंड क्या है, कैसे काम करता है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और फिर उसके बाद एक वीडियो हम लाने वाले हैं जिसमें प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी, इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में डिफरेंसेस आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई मन में सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। देखते रहे डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।